Hello students, welcome to Brainwaves by Netri. So today we are starting with history, class 7, chapter 3, Delhi, 12th to 15th century. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने 7th सेंचुरी से हमने 11th सेंचुरी तक देख लिया था. Now in chapter 2 we saw the regions like the Kaveri Delta, Cholas का हमने देखा था, became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? तो हमने जब पालास के बारे में, गुर्जरा प्रतिहाराज एंड राजपूतास के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि वो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे और दिल्ली का कोई मेंशन ही नहीं था. दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी. ऐसा क्योंकि दिल्ली का कोई मेंशन ही नहीं था, क्योंकि 12th सेंचुरी के बाद दिल्ली इम्पोर्टेंट सिटी बनी. नाउ टेक अ लुक एट टेबल 1. दिल्ली became Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of 12th century of the Chauhans, means Chahmans of Ajmer. तो दिस इज की किस किस की कैपिटल रही. तो पहले ये तोमर्स के अंडर थी, तो तोमर्स को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने. तो ये अब दिल्ली इनके अंडर आ गई, इनके कंट्रोल में आ गई. सो तोमर्स को हराया चौहान्स ने अजमेर के. इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. और तोमर्स के अंदर एंड चौहान्स के अंदर हमारा जो दिल्ली है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. और बहुत सारे temples construct हुए उस समय. Coins बने गए. कॉल दिल्ली वाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन. और जो कॉइन्स बनाए गए उसका एकदम वाइड सर्कुलेशन था. मींस बहुत ज्यादा वो सर्कुलेट होता था. सर्कुलेशन हम क्या कह सकते हैं कि ट्रेड बहुत अच्छा रहा होगा उस समय, क्योंकि कॉइन्स की यूज हो रही है. The transformation of Delhi into the capital that controlled vast areas of subcontinent started with the foundation of Delhi Sultan in the beginning of 13th century. तो दिल्ली जो एक हमारी फाउंडेशन सिटी बनी, वो मेन बनी 13th सेंचुरी से, जब दिल्ली सुल्तान आ गए. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultan. तो हम बाद में देखते हैं अभी. Now the Delhi Sultan built many cities in the area that we now call as Delhi. तो उन्होंने बहुत सारी सिटीज बनवाई, जैसे फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, हौस खास, सीरी, जहानपना, दिल्ली कुना, कुतुब मीनार बनवाया. तो तुगलकाबाद ये सब दिल्ली में आता है. ये हमारी यमुना जा रही है. सो लोकेट दिल्ली, इकुन्हा, सीरी एंड जहापना. तो दिल्ली, कुन्हा, जहापना एंड सीरी, ये तीनों हमारे ये है. अब दिल्ली सुल्तानत में ये पांचों रूलर्स, ये पांचों डायनेसिटीज आती है. फर्स्ट अर्ली टर्किश रूलर्स, इसको हम स्लेव डायनेसिटी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज खिलजी, खलजी डायनेसिटी. फिर तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेसिटी. ये काफी काफी ज्यादा मतलब किंग्स रहे हैं, बट हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ने. जैसे खलजी डायनेसिटी में दो थे, जलालुद्दीन एंड अलाउद्दीन. ये अलाउद्दीन खिलजी वही है, पद्मावत. नाउ तुगलक डायनेसिटी, फिर गियासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक. नाउ कमिंग नेक्स्ट, अब कैसी थी दिल्ली सुल्तान्स के अंदर. तो सुल्तान्स हमने पढ़ लिया कि यहाँ से पूरा ये, यहाँ से हमारे यहाँ तक ये हमारी दिल्ली सुल्तानत में आते हैं. Now historians are called as Tariq singular, Tuareg plural. तो सॉरी, हिस्ट्रीज को दो हम नाम कहते हैं, तारिक एंड तुआरिक. ये सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे चल रहे हैं पर्शिया में. द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान. तो जो पर्शियन लैंग्वेज है वो दिल्ली सुल्तान के टाइम में कोर्ट लैंग्वेज होती थी. तो अगर कोर्ट लैंग्वेज कह सकते हैं कि अगर हमें मेन दरबार में बोलना था किंग के सामने, तो हम पर्शियन यूज करते थे, पर्शियन लैंग्वेज. नाउ द ऑथर्स ऑफ तुआरिक वाज लर्नड मैन. अब कौन लिखता था इनको, हिस्ट्रीज को कौन लिखता होगा? लर्नड मैन लिखता होगा, जिसको जो पढ़ा लिखा है, जिसको पता है चीजें. सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियर्स. नाउ हु बोथ recounted events and advised rulers on the governance, emphasizing the importance of justice rule. जिनको पता है, जो अच्छे से देखते थे इवेंट को और एडवाइस करते थे रूलर्स को कि ये सही हो सकता है, ये इम्पोर्टेंस है कि हमें अच्छे से रूल करना है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करनी है. Keep the following additional details in mind. The authors of Tuareg lived in cities and hardly ever to villages.
बट हमें ये याद रखना है, तो मेन जहाँ पे कोर्ट होगा, कोर्ट लाइफ होगी जहाँ पे, तो वहीं पे ही वो रहेंगे आसपास उसके। और वो हमेशा कहाँ पे होती थी, सिटी में ही बनवाएगा, कोई भी किंग जो सिटी में रहेगा। तो वो विलेजेस, वो हार्डली ही कोई विलेजेस में जाते थे जो ये हिस्ट्रीज लिखते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। और हमें सेकंड चीज ये ध्यान रखने से, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि वो किस लिए लिखते थे हिस्ट्री, ताकि उनको अच्छे से रिवॉर्ड मिले, तो वो बहुत बड़ा चढ़ा के लिखते थे हर चीज। दीज ऑथर एडवाइज रूलर्स टू on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas was not shared by everybody. Now in 1296 में सुल्तान इल्तुमिश डॉटर, मीन्स ये जो स्लेव डायनेसिटी जो मैंने कहा था, सबसे पहली डायनेसिटी जो दिल्ली सुल्तान में आती है, स्लेव डायनेसिटी, उनकी डॉटर थी रजिया, वो सुल्तान बनी। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज ई सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। क्यों और क्यों ऐसी? अब आपको पता है कि पहले की सोसाइटी में ऐसे विमेन को ऐसे कि क्वीन बना दिया, ऐसा नहीं होता था ज्यादातर। तो इनको जब बनाया गया, और तो किस उस पे बनाया गया, क्योंकि जितने भी इनके भाई थे, इल्तुमिश के जितने भी बेटे थे और रजिया के जितने भी भाई थे, वो सब इतने अच्छे नहीं थे, और रजिया उनमें से सबसे ज्यादा क्वालिफाइड थी। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। पर उनको ये लगता था, मिनहाजी सिराज को, कि ऐसे क्वीन मतलब एक लेडी रूल करेगी तो ये सही नहीं है। और नोबल्स भी हैप्पी नहीं थे, नॉट द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। कि जो नोबल्स होते हैं, जो तुम्हें हेल्प करते हैं रूल करने में, वो भी खुश नहीं थे कि एक वुमेन हमें रूल करेगी। शी तो उनको हटा, 1236 में तो वो आई, और 1240 में उनको हटा दिया गया। वाई मिनहाजी सिराज थॉट, तो मिनहाजी सिराज क्या सोचते थे रजिया के बारे में? Minaji Siraj thought that the queen rule went against the ideal social order created by the god. वो उन्होंने कहा कि जो गॉड ने बनाया एक सोशल ऑर्डर, कि जो मेल है वो रूल करेगा और फीमेल नहीं कर सकती, उसको ये खत्म कर रहा है, ये आइडियल सोशल ऑर्डर को खत्म कर रहा है। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मेन, जिसमें वुमेन जो है वो हमेशा एज अ सबऑर्डिनेट काम करेगी मेन। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how uh, how did she gain from all of her excellent qualities? कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब वो मेल नहीं है, वो मैन नहीं है, फिर भी उनमें सारी क्वालिटीज है। On her inscription and coins, Razia mentioned that she was a daughter of Sultan Iltutmish. This was contrast to the Queen Rudrama Devi of the Kakatiya dynasty of Warangal, part of modern आंध्र प्रदेश। तो जो रजिया ने कॉइन्स बनवाए, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं इल्तुमिश, सुल्तान इल्तुमिश की डॉटर हूँ। और ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में था क्वीन रुद्रमा देवी के, जो आंध्र प्रदेश की कभी क्वीन रही थी 1262 से 1289। Now Rudrama Devi changed her name on the inscriptions and pretended she was a man. क्यों ऐसा करा? क्योंकि उनको पता था कि फीमेल को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो उन्होंने अपना नाम चेंज करवा के लिखा था कॉइन्स पे। Another queen, Dida, ruled Kashmir. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, and obviously affectionate term given to love ruler by her subjects. ऐसे ही उनका केस है दीदा का, उन्होंने भी ऐसा कोई टाइटल लिया जैसे दीदी का एंड एल्डर सिस्टर का। Now a closer look एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजीज एंड तुगलक। तो हमारी स्लेव डायनेसिटी पूरी हो गई, अब हम खिलजीज और तुगलक के कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो। Now the consolidation of a kingdom as vast as Delhi Sultan needed reliable governors and administrators. तो जो दिल्ली सुल्तान ने जो अपना एम्पायर बिल्ड करा था, वो काफी बड़ा कर लिया था, और अब उसको गवर्न करने के लिए एक अच्छा रूलर चाहिए था, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था। So rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased from military service called Bandagan in Persian. तो अब जैसे, क्योंकि बहुत बड़ा उनका एम्पायर हो गया था, तो उनको कुछ कोई ऐसा चाहिए था जो अच्छे से संभाल पाए। तो उन्होंने एरिस्टोक्रेट्स मीन्स हाई क्लास को ना चूज करते हुए, उन्होंने ऐसे किसी को चूज करा जो अच्छे थे, मीन्स जो मिलिट्री सर्विस जिनकी अच्छी थी, जिनको वो पर्शिया से लाए थे, बंदगान। तो दिस इज द
मेजर क्लैन बेसिकली। दे वर केयरफुली, तो क्या थे वो, ट्रेन्ड मैन थे, अच्छे से मिलिट्री सर्विस वो देते थे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम वो होल्ड करते थे। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान could trust and rely upon them, और क्योंकि वो डायरेक्टली अंडर थे, डिपेंडेंट थे अपने मास्टर के, मीन सुल्तान के, तो सुल्तान उन पे बहुत ट्रस्ट भी करते थे। Now the Khiljis and Tughlaq continued to use Bandagan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. तो क्या होता था ना, जैसे हम कोई हाई क्लास है तो वो ज्यादातर हाई क्लास को ही प्रमोट करता था, बट जो ये खिलजीज और तुगलक थे, क्योंकि ये भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, तो ये ऐसे लोगों को रेस करते थे जो अच्छे हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि जो रिच है या एरिस्टोक्रेट है सिर्फ उसको चूज कर लिया, जो अच्छी मीन्स अच्छी क्लाइंट्स हैं या फिर अच्छी उनकी मिलिट्री सर्विस अच्छे से देते हैं, वो ट्रस्ट वर्दी है, उनको वो आगे लेके आए पॉलिटिकल पोजीशंस पे। देवर अपॉइंटेड एज, उनको अब जो इन हम्बल बैकग्राउंड से है उनको जनरल्स अपॉइंट करा गया, गवर्नर्स अपॉइंट करा गया। हाउएवर, अब सपोज मैं किसी एकदम जो एकदम इंसान हम्बल बैकग्राउंड से मैं उसको एकदम टॉप पोजीशन पे लाके रख दूं, तो जो बाकी के जो है एरिस्टोक्रेट जो हाई क्लास है उनको बुरा लगेगा ऑब्वियसली कि ऐसे कैसे हो गया, ये हमें क्यों नहीं करा गया। तो हाउएवर इस वजह से क्या, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. तो जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे वो अपने मास्टर्स के तो लॉयल थे, बट अपने नॉट टू द अपने उनके लिए मीन्स अपने जो उनको रूल करते हैं उनके लिए नहीं थे। सुल्तान्स हैड देयर ओन, क्योंकि सुल्तान्स के अपने सर्वेंट्स होते थे। एज अ रिजल्ट द एसेक्शन सॉरी accession of the new monarch often saw conflict between the old and new nobility। तो वो अब नोबल्स है, सपोज मैं किसी राजा मैं किसी के अंडर काम करती हूँ, मैं उसके लिए तो बहुत लॉयल हूँ, बट जो मेरे साथ में काम करते हैं मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं हूँ, तो मैं डायरेक्ट उनके उसमें हो गई। तो इस वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था जो नई नोबिलिटी थी और ओल्ड नोबिलिटी जो थी। Now the patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tuareg criticized the Delhi sultans for appointing low and base born to high offices। तो इसलिए हर जगह उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था कि वो हाई क्लास को ना छोड़ के एक जो बिल्कुल ही लो क्लास है, सॉरी उसको हम्बल बैकग्राउंड से है, उनको वो हाई ऑफिसेस दे रहे हैं, तो हर कोई पसंद नहीं करता था इस चीज को। तो ये एक एग्जाम्पल है। Now, like the earlier sultans, Khiljis and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying size। तो जैसे सुल्तान्स करते थे, खिलजीज और तुगलक ने भी डिफरेंट मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट करे डिफरेंट लोकेशंस के लिए। और ऐसा नहीं है कि हर एक लोकेशन सेम साइज की है, अलग अलग साइज की भी होती थी। These lands were called इक्ता and their holder were called इक्तादार। और इन अलग अलग, जैसे सपोज ये एक टेरिटरी है पूरी, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ये डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये एक इक्ता हो गया, ये वन एक इक्ता हो गया। तो मैं अगर कहूँ तो ये मेरा एक इक्ता हो गया, फिर एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। तो इन ये अलग अलग इक्ताज हो गए, और इनको कौन गवर्न करता था, मीन्स इनके ऊपर कौन रूल करता था, इक्तेदार। और मुक्ति, द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। तो इन जो इक्तेदार या फिर मुक्तीज का क्या काम होता था कि वो मिलिट्री कैंपेन्स करते थे और देखते थे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस जो ये काम करते थे, मिलिट्री सर्विसेज देते थे, इसके लिए इनको रेवेन्यूज मिलते थे, सैलरी के लिए रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे और थोड़ी सा पार्ट अपने सैलरी के रूप में रख लेते थे। दे ऑल्सो पेड दियर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज, और जो सोल्जर्स उनके साथ है उनको भी इसी रेवेन्यू से ये पे करते थे। Now control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were only assigned iktas for a short period of time before being shifted। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अब क्या होता था, सपोज मुझे पता है मुझे ये जगह गवर्न करनी है, और अगर मैं बहुत साल तक करती रहूंगी एक ही जगह को गवर्न, तो मेरी पहचान बन जाएगी,
और फिर मैं चाहूंगी कि मैं ही ले लूं ये जगह। तो क्या होता था ज्यादातर कि जैसे सपोज मुझे ये एरिया दिया गया, पहले मुझे ये वाला एरिया दिया गया, तो थोड़े दिन बाद मेरा शिफ्ट यहाँ पे कर देंगे, ताकि मैं ज्यादा पहचान ना बना पाऊं, ताकि मैं ज्यादा कंट्रोल ना कर पाऊं उस एरिया को। तो ऐसे ये शिफ्ट होता रहता था। और ये शिफ्ट किसके दो राज में बहुत ज्यादा हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के और मोहम्मद तुगलक के टाइम में ये बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होने लग गया, ताकि कोई रिबेल ना कर दे, कोई लड़ाई ना कर दे हमारे खिलाफ। Accountants were appointed by the state to check the accounts of revenue collected by muftis। और अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करा जाता था ये देखने के लिए कि ये जो जितना कह रहे हैं उतना सच में हो रहा है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से इसके लिए चेक किया जाता था। Care was taken that the muftis collect only the tax prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। और इसका ध्यान रखा जाता था कि ये उतना ही कलेक्ट करे, उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करे जिनका जितना इनको बोला गया है, ज्यादा ना कर ले। और इतने ही सोल्जर्स रखें जितने इनको कहा गया, रिकॉर्ड इनका मेंशन है, क्योंकि ज्यादा रख लेंगे तो हो सकता है कल आके फिर ये रिबेल कर दे। So as Delhi sultans brought the hinterland of the cities under their control। तो hinterland होता है बाहर का एरिया, एक होता है पेरीफेरी, पता है आपको, जैसे hinterland अंडर देयर, सॉरी दस, जैसे ये मेन है, तो ये वाला तो एरिया जो बाहर का एरिया, ये तो मैंने कह दिया पेरीफेरी, और जो मेन एरिया बिल्कुल, तो इसको मैं कहूंगी hinterland। ठीक है, hinterland जो मेन एरिया, तो ये दिल्ली सुल्तान अपने अंडर ही रखते थे। They forced the landlord chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority। और वो ये फोर्स करते थे कि हमारी अथॉरिटी आएगी यहाँ पे। Under Alaluddin Khilji, the state brought under the assessment and collection of land revenue under their own control। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में देखा गया, एसेस करा गया, कहते हैं ना हम एसेस करते हैं कि किसको क्या, तो उन्होंने लैंड का एसेस किया कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है इस जगह से। And the rights of local chieftains to levy tax was cancelled and they were also forced to pay taxes। और जो पहले यहाँ पे जो रूल कर रहे होंगे उनका वो खत्म कर दिया कि तुम नहीं कलेक्ट करोगे, हम कलेक्ट करेंगे, और तुम्हें भी करना है, हमें पे टैक्सेस तुम्हें भी पे करना है। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट। तो जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ये अच्छे से लैंड को स्टडी करते थे, देखते थे, और इसको बताते थे कि कितना कलेक्ट हो सकता है यहाँ से। Some of the old chieftains and landlords served the sultan as revenue collectors as SSS। कुछ जो ओल्ड chieftains थे, मीन्स जो ओल्ड पहले उस जगह को रूल करते होंगे, या फिर लैंडलॉर्ड्स, वो उनके लिए क्या बन गया कि वो कलेक्ट करने लग गए, और बाद में वो जैसे थोड़ा सा कलेक्ट करा, उन्हें सपोज 100 रुपीज कलेक्ट करे एक लैंड से, तो 10 से 20 रुपीज अपने लिए रखे, बाकी के कहाँ दे दिए? सुल्तान को दे दिए। देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ, तीन तरीके के टैक्सेस थे ऑन कल्टीवेशन, मीन्स जो फसल हुई है उस पे, कॉल्ड खारज, एंड अमाउंटिंग टू 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। सपोज पीजेंट ने कितना प्रोड्यूस करा है? 100 प्रोड्यूस करा है, 100 प्रोड्यूस करा है, तो उसमें से 50 तो कहाँ चला गया? खारज में, 50 चला गया। फिर ऑन कुछ कैटल पे भी टैक्सेस लगते थे और हाउस टैक्स भी था। It is important to remember that the large parts of the subcontinent remained outside the control of Delhi Sultan। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent। अब क्या होता था, अब सपोज दिल्ली, आपको पता है मैप यहाँ पे है नहीं इस चैप्टर में, बट हमें पता है, इमेजिन कर सकते हैं हम मैप इंडिया का। तो सब दिल्ली यहाँ पे, बंगाल हमारा दूर को है, और डेक्कन तो हमारा मीन साउथ इंडिया तो यहाँ को है, तो यहाँ से करके हम यहाँ पे बैठ के हम ना यहाँ को देख सकते थे ना यहाँ पे देख सकते थे। ठीक है, तो क्या होता था, जैसे सपोज किसी ने जीत भी लिया बट वो वापस आया यहाँ पे, तो पता चला यहाँ पे फिर से रिबेल हो गया है, कि यहाँ पे फिर से लड़ाई हो रही है, तो पॉसिबल नहीं था कि इतने दूर दूर को हम रूल करें, तो इसलिए इनका एरिया ज्यादा यहाँ तक ही रहता था, मेन जो एरिया था इनका, एकदम कोर जो कह सकते हैं। इवन इन गैंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज। अब हमें पता है कि यहाँ से गंगा जाती थी पहले, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे फॉरेस्ट थे, दैट सुल्तान फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। और ऐसे जंगल, घने जंगल थे कि जो आर्मी है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी, वहां पे फोर्स है जो वो पेनिट्रेट नहीं, अंदर नहीं जा सकती थी। सो लोकल chieftains established their rule in these regions। तो जैसे यहाँ पे वो जा नहीं सकते, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल chieftains अपॉइंट कर देते थे, और वो खुद को इंडिपेंडेंट कह देते थे। समटाइम्स रूलर्स
Like Alaluddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but पर कुछ टाइम के लिए, जैसे सपोज कोई गया लड़ाई करके आ गया तो उनके कंट्रोल में आ गए, फिर जैसे ही वो पहुंचे तो पता लगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर उन्होंने लड़ाई कर दी, तो पॉसिबल नहीं था कि हर बार जाया जाए, तो वो इसलिए अलग ही रहते थे ज्यादातर. नाउ द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोजिना इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान. तो जो पाकिस्तान वाला एरिया ना, पाकिस्तान से और इधर अफगानिस्तान ईरान वाला एरिया है, उसको मंगोल्स ने इन्वेड करा अंडर द लीडरशिप ऑफ गेंगिस खान के लीडरशिप में. एंड द दिल्ली सुल्तान फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर. और अब वो जैसे दिल्ली है यहाँ तक, अब वो आ गए दिल्ली यहाँ पे, तो उनको ये भी डर लगा कि हो सकता है यहाँ भी आ जाए दिल्ली में और फिर दिल्ली पे अटैक कर दें. So Mongol attacks on Delhi Sultan increased during the Raya of Alaluddin Khilji and in early areas of Muhammad Tughlaq rule. This forced the two rulers to mobilize a long-standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. और किसके टाइम में ये खतरा बना? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में खतरा बने, ये अंदर दिल्ली के अंदर आने लग गए थे, मीन्स यहाँ थोड़ा थोड़ा अंदर आने लग गए थे. तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या हुआ, ये अंदर आने लग गए थे बहुत ज्यादा. स्टार्ट इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही कर दिया था, तो थोड़ा थोड़ा ये अंदर आते जाते थे. तो मोहम्मद तुगलक के टाइम में बट ये काफी अंदर आ गए थे, तो जो रूलर्स को है, मीन्स मोहम्मद तुगलक को क्या बहुत सारी आर्मी यहाँ पे खड़ी करनी पड़ती थी. मतलब आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी एकदम, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी जाते थे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता था कि कैसे है, तो इस वजह से एकदम लॉन्ग स्टैंड आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी और फंड्स काफी लूज होते गए इस वजह से. So the Sultan in the 15th and 16th century took take a you will notice that after the Tughlaq, Sayyid and Lodhis ruled from Delhi and Agra until 1526. तो अगर हम उस टेबल को देखें तो हमने क्या देखा कि मोहम्मद तुगलक में काफी सारी लड़ाई हुई, फिर फिरोज शाह तुगलक आए, इसके बाद सैयद और लोधी डायनेसिटी सिर्फ दो रूल, मीन सिर्फ काफी कम डायनेसिटी थी, तो इन्होंने दिल्ली से करा भी नहीं, इन्होंने आगरा शिफ्ट कर दी, मीन दिल्ली यहाँ पे, तो आगरा थोड़ा सा अंदर को है आगरा, और ठीक है इन्होंने अंदर को शिफ्ट कर ली ताकि ये इस इन्वेजन से जो मंगोल्स करते थे उनसे बच सके. नाउ कमिंग अगेन, तो इन्होंने दिल्ली आगरा शिफ्ट कर ली. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capital. और एक तो आगरा शिफ्ट कर ली, और जो बाकी इन्होंने मतलब अपने अंडर लिए थे, जैसे बंगाल हो गया, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इन्होंने इंडिपेंडेंट, कहते हैं ना जैसे थोड़ा दूर हटे, थोड़ा वो उधर साइड उन्होंने शिफ्ट कर अपना फोकस मंगोल्स की तरफ, तो बाकी सारे रूलर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब हम इनके अंडर नहीं आते, हम अलग है. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like Afghans and Rajputs भी emerge हुए इस टाइम पे. Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. तो कुछ जो स्टेट्स इस पीरियड में बनी वो थी तो छोटी छोटी, बट बहुत पावरफुल थी और बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन इनका चलता था. Sher Sood started his career as a manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun. तो हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में आई सपोज. तो उन्होंने अपना करियर जो है, शेरशाह सूरी ने अपना करियर स्टार्ट करा था स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार. छोटी टेरिटरी पे पहले वो रूल करते थे और फिर धीरे धीरे हरा हरा के वो हुमायूं तक को हरा देते हैं और खुद बैठ जाते हैं दिल्ली को मीन्स अपनी डायनेसिटी स्टैब्लिश कर देते हैं दिल्ली पे और 15 साल तक रूल करते हैं. पर इसके बाद कौन आता है? अकबर आता है और फिर हरा देता है शेरशाह सूरी को, और अकबर फिर रूल करता है. फिर अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब. तो हम पढ़ेंगे इन अगले चैप्टर्स में. अलाउद्दीन खिलजी मेड देम मोर एफिशिएंट, इट इंट्रोड्यूस. तो शेरशाह सूरी ने क्या करा, जो एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था उसने उसको और एफिशिएंट करा शेरशाह सूरी ने. शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन फिर ग्रेट एम्परर अकबर के लिए एक मॉडल बना और अकबर ने भी उसी चीज को फॉलो करते हुए मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट रखा, मींस एक साथ रखा.
उनको बिखरने नहीं दिया, जैसे यहाँ पे हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कि सब अलग अलग हो गए थे. So with this, our chapter is complete. I suppose you can do this exercise by yourself. So please like this video, subscribe the channel. Thank you.